हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट लाइन। और जैसा आप सभी को मालूम है कि करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपके वनडे एग्जामिनेशन से लेके यूपीएससी तक सभी एग्जामिनेशंस में आता है। अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी होना है और आपके अन्य एग्ज़ाम भी होने हैं। तो उन सभी को देखते हुए आपको आज से हर शाम 11 बजे आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिलेगा, साथ में कुछ एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे। एमसीक्यूज़ भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। तो करंट अफेयर उसके बाद एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे करेंगे हर शाम 11 बजे, और ये आपको मिलता रहेगा। ओके, शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस के हम लोग 20 साल के पेपर की भी प्लानिंग कर रहे हैं आपको, जिसमें सॉल्यूशन सीरीज़ होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी और बेस्ट होंगी। एंड कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करेंगे सेशन को बिना समय को बर्बाद किए हुए। जैसे मैं आपको मेंशन करूं तो हर साल 1 जून को हम मनाते क्या है, विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड वर्ल्ड मिल्क डे मनाने के पीछे रीज़न क्या है, विश्व दुग्ध दिवस मनाने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि दूध की बात की जाएगी तो ये एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम, प्रोटीन और लो फैट का। साथ में कुछ आप पाओगे कि इसे कंप्लीट फूड भी बोला जाता है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट फूड ये नहीं, कंप्लीट फूड बनाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी ऑप्शन में बनाना भी है, मिल्क भी है, तो आपको कंप्लीट फूड बनाना लगाना है, मिल्क नहीं, क्योंकि मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो कंप्लीट फूड नहीं माना जाएगा। ओके, तो हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाना शुरू किया गया ताकि जो दूध का इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू से, ताकि आपको ये सब चीज़ें मेंशन कराई जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या है इस बार का? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। ओके, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विद द एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को संरक्षित करते हुए न्यूट्रिशन और सोशियो इकोनॉमिक स्थिति को ठीक करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 1 जून को हम क्या करते हैं, मिल्क डे मनाते हैं। ऐसे ही मेंशन करूं मैं आज आपका 2 जून है और 2 जून को हम तेलंगाना दिवस मनाते हैं। तो तेलंगाना दिवस 2 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश 2014 2 जून को श्री कृष्ण कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से, तो जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से एक आंध्र प्रदेश स्टेट बना और दूसरा आपका तेलंगाना स्टेट बना। तो तेलंगाना 2 जून 2014 को एग्जिस्टेंस में आया, इसीलिए 2 जून को इन लोगों ने क्या है, फाउंडेशन डे मनाना शुरू किया है तेलंगाना दिवस का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी जहाँ डाउट होगा आपको मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे कमेटी का नाम लिखता हूँ, कई बार कमेटी का भी नाम पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी, श्री कृष्ण कमेटी इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। तो ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भी पहले पार्ट था किसका, मद्रास का। तो मद्रास को ब्रेक करके आंध्र प्रदेश बनाया गया और दूसरा आपका मद्रास हो गया था, जो कि आज का तमिलनाडु है। तो आप देखोगे कि मद्रास को कब ब्रेक किया गया था, तो मद्रास को 1953 में ब्रेक करके 2 स्टेट बनाए गए, आंध्र प्रदेश और मद्रास। तो अब मद्रास का नाम बाद में चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। और यहीं पे पाओगे आंध्र प्रदेश अगर देखा जाए तो भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे बनने वाला पहला राज्य था। ये भी क्या करिएगा, भारत में आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आने वाले एग्जामिनेशन में, जो आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। कोई नया राज्य बनाने की पावर किसके पास होती है? तो कोई भी नया स्टेट बनाना हो तो ये पावर किसके पास होती है? ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास पावर होती है किसी भी तरह का न्यू स्टेट फॉर्मेशन करने का। अब नए स्टेट बनाने की किस आर्टिकल में ये बात करी गई है? तो अनुच्छेद 3 कहता क्या है कि यदि कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो, किसी राज्य की सीमा परिवर्तित करनी हो, यह शक्ति संसद के पास होती है। साथ में जब कोई नया राज्य बनेगा तो अनुसूची शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर
4 में परिवर्तन आएगा। अनुसूची 1 अनुसूची 4 में, अनुसूची 1 में अगर कोई नया राज्य बन रहा है तो नाम उसका लिखना पड़ेगा। अनुसूची में 1 में क्या है, राज्यों के नाम है, नेम ऑफ स्टेट है। और अनुसूची 4 की बात करेंगे तो इसमें है क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट की एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ये कहाँ पे बात किया गया है, अनुसूची 4 में, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसमें जहाँ डाउट होगा आप मुझे मेंशन कीजिएगा। अभी चाइना ने अपनी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की चल रही थी, उस 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त करके उसने कहा है कि अगर कोई कपल चाहे तो अब 3 बच्चे पैदा कर सकता है। ऐसा उसने क्यों कहा, अगर बात करेंगे तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डाउन हो रही थी, और चाइना की पॉपुलेशन तेज़ी से, उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो काफ़ी डाउन चला गया था। और अगर कोई यंग पॉपुलेशन नहीं आएगी तो जो चाइना की जो डेमोग्राफी है वो बहुत बिगड़ जाएगी। तो वहाँ पे ओल्ड एज के लोग ज़्यादा होंगे और जिससे चाइना को प्रोडक्टिव काम करने के लिए यंग लोग नहीं मिल पाएंगे। तो इसी चीज़ों को देखते हुए उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन करा है, जिसमें वो 2 की जगह 3 बच्चों को लिए अलाउ करते हैं। मगर आप पाएंगे कि 1980 में, 1980s के समय पे 1980 में डेन जियाओपिंग ने क्या किया था, 1 बच्चे की नीति लगाया था कि आपको सिर्फ 1 बच्चा पैदा करना है। अब यहाँ पे देखने के बाद जब 2016 में पाया गया कि अरे पॉपुलेशन तो बढ़ ही नहीं रही है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है मगर युवाओं की संख्या कम हो रही है, तो इसको देखते हुए 2016 में इन्होंने कहा क्या कि आप अब 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अभी 2021 में इन्होंने नीति दिया है क्या कि अब आप 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ इसके पीछे कारण क्या है, ताकि जो बुजुर्गों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है ये कल को हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान ना पहुंचाए, और यंग पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी को चाहिए होगा। आगे मैं आपको मेंशन करूं तो अजीत डोवाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अभी इन्होंने उद्घाटन करा है, या कह लीजिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप का उद्घाटन करा है जिसका नाम क्या है, सजग। तो सजग, ध्यान रखिएगा, सजग नाम का शिप क्या किया है, अभी इसको उद्घाटन करा गया है किसके द्वारा, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के द्वारा। और कहाँ पे करा गया है, तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, उधर ही किया गया है। ध्यान रखिएगा सजग के बारे में। तो सजग सीरीज का ये तीसरा पोर्ट है, ये भी भूलिएगा नहीं। साथ में बात करें भारत के इफ्को ने विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। नैनो यूरिया लिक्विड क्या है, ऐसे आप पाओगे कि आज तक हम अपने खेतों में क्या है कि दाने वाले यूरिया डाला करते थे, और ऐसे में अगर हम 47 किलो यूरिया डालते थे तो हमें समय भी लगता था, मैन पावर भी लगता था, और टाइम भी जाता था, साथ में हमारा मनी भी जाता था। ठीक है, अभी देखोगे तो उसी 47 kg के इक्वलेंट 500 ml नैनो यूरिया बनाया गया है। मतलब ये लिक्विड के फॉर्मेट में होगा, और जितना 47 किलो का यूरिया काम करता था वैसे ये 500 ml भी यूरिया काम करेगा। तो ये लिक्विड यूरिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका मैन पावर बचेगा, टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो ऐसे इंडिया 350 लाख मीट्रिक टन पर साल यूरिया यूज़ करता है, और अभी इसमें सरकार की जो सब्सिडी है वो 600 करोड़ रुपए जाती है। तो अभी इसके यूज़ करने से क्या होगा, सब्सिडी भी कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और ये देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अभी आप देखेंगे तो आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है एचडीएफसी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने ऑटो लोन में कुछ घपलेबाजी करी थी। तो आरबीआई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बैंकों का बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है, ये क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसी कारण से इसने एचडीएफसी पर जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी की बात की जाएगी तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1994 में है, और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। साथ में अगर इसके चेयरपर्सन की बात की जाएगी तो इसके चेयरपर्सन यानी सीईओ बेसिकली कौन है, तो शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन इसके चेयरपर्सन है, ये भी यानी सीईओ है, ये भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। आईपीएल जो कि कोविड के कारण से कैंसिल हो गया था, अभी बीसीसीआई ने कहा है क्या कि ये सितंबर अक्टूबर के महीनों में यूएई में होगा। और यूएई की बात की जाएगी तो यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। तो अभी यूएई में हमारा जो 2020 का मतलब 2021 का आईपीएल होना है, ये 2021 के सितंबर और अक्टूबर महीनों में होगा, ध्यान रखेंगे। साथ में ऐसे ही देखेंगे सलमान रुश्दी जिन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है, इन्होंने एक और किताब लिख डाला है जिसका नाम क्या है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, एसे 2003 to 2020।
तो ये भी ध्यान रखना है कि इनकी किताबें इन्होंने लिखी हैं जिनका नाम क्या है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 से लेके 2020 तक। ये सब आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा। साथ में देखोगे तो नाटो अभी एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित करने की बात कर रहा है जिसका नाम क्या होगा, स्थिर रक्षक। हालांकि ये नाम हिंदी में है, अब नाटो ने जो नाम दिया होगा वो इंग्लिश में नाम दिया होगा जिसका नाम क्या है, स्टीड फास्ट डिफेंडर। तो ये इसका नाम है जो कि कहाँ पे होगा, अटलांटिक, यूरोप और ब्लैक सी रीजन में, जिसमें नाटो के जितने भी देश हैं और जो नाटो की फोर्सेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नाटो की बात की जाएगी तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बेल्जियम के ब्रुसेल में इसकी हेडक्वार्टर पड़ता है। तो ये भी क्या करेंगे आप ध्यान रखिएगा। ओके, साथ में मैं मेंशन करूँ तो WHO ने अभी भारत में जो 2 वेरिएंट पाए गए हैं कोरोना के, एक का वेरिएंट का नाम जैसे B.1.617.1 ये वेरिएंट एक था जिसका नाम अभी उसने कप्पा रख दिया है। दूसरा वेरिएंट था B.1.617.2 इसका नाम इन्होंने डेल्टा रख दिया है। तो अब ऐसा क्यों किया गया, कुछ दिन पहले देखेंगे तो मीडिया ने इसको इंडियन वेरिएंट कहना शुरू किया था। तो ये जो इंडियन वेरिएंट है ये भारत को शर्मिंदा कर सकता था, इसीलिए भारत की सरकारों ने अप्रोच करा, कहा कि ये आपने WHO से कि ये नाम आपने कैसे दे दिया। WHO ने कहा कि नहीं ये नाम हमने नहीं दिया है, ये मीडिया ने इसको मिसलीड करा हुआ है। तो इसी के साथ देखोगे तो उन्होंने नाम को क्या है, ग्रीक जो सिंबल्स हैं इनके नामों पर रखना शुरू कर दिया है। WHO की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को हम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। साथ में B.1.1.7 जो कि वेरिएंट मिला है यूके में, इसका नाम रखा गया है अल्फा, जो कि B.1.351 वेरिएंट मिला है, ये कहाँ पे रखा गया, इसका ये बीटा में इसका नाम रखा गया है बीटा, जो कि साउथ अफ्रीका में मिला है। ये भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश ने अभी नया स्कीम लॉन्च करा है जिसका नाम क्या है, अंकुर स्कीम, जिसके तहत वो पेड़ लगाने को बढ़ावा देंगे और इसके तहत जो पेड़ लगाएगा उसको कुछ अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। तो मानसून भी आ गया है, मानसून को देखते हुए पेड़ अभी क्या है लगाने की ये जो स्कीम है इसको शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, अंकुर, इसको भी भूलिएगा नहीं। बात करें अगर MP की, तो MP की चीफ मिनिस्टर अगर बात की जाए तो MP के चीफ मिनिस्टर हैं आपके शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ के गवर्नर की बात की जाएगी तो आनंदी बेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ये भी आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। साथ में अभी देखेंगे तो 2021 का एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है जो कि कहाँ पे हुआ है, दुबई में। तो वहाँ पे देखोगे कि भारत ने तीनों श्रेणियों में किसमें, गोल्ड में, सिल्वर में और साथ में ब्रॉन्ज, इन तीनों श्रेणियों में अपना नाम दर्ज कराया है। जिसमें आप गोल्ड में पाएंगे कि इंडियन पूजा रानी ने 75 किलो की कैटेगरी में वुमेन्स मिडिल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। साथ में देखेंगे तो सिल्वर मेडल में 3 लोगों का नाम है, एक तो मैरी कॉम है जिन्होंने 51 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, लाल बाउथ साइनी है और अनुपमा कुंडू हैं जो कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। साथ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों का 6 नाम है, नाम आपके सामने है, बस एक बार पढ़ेंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान रखेंगे मोनिका और साक्षी चौधरी के बारे में कि किस वेट कैटेगरी में ये लोग आते हैं, बाकी आप सब नहीं याद कर सकते, ये सच्चाई है। साथ में आपको बता दूं कि अभी फ्रेंच ओपन होने वाला है जिसमें हमारी जापान की खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, जो कि टेनिस खेलती हैं, नाओमी ओसाका ने अभी अपने नाम को वापस लेने की, यानी इन्होंने कहा है कि ये फ्रेंच ओपन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मीडिया के साथ कुछ मामलों को लेते हुए इनके साथ भेदभाव किया गया था, इस कारण से इन्होंने अपना नाम वापस लेने की बात करी है। मगर नाओमी ओसाका की बात करें तो अभी जब फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था तो ये वुमेन सिंगल कैटेगरी में इन्होंने क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था। वुमेन सिंगल कैटेगरी में किसको हरा के, ब्रिटेन की जेनिफर ब्रैंडी को हराते इन्होंने, जापान की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्हें जीता था। साथ में मैं आपको मेंशन करूं पिछले साल 2020 के US ओपन में भी
नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन भी जीता था, जो कि आपके अक्टूबर महीने में हुआ था। तो ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है, सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है, इसको भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ में मैं आपको मेंशन करूं तो रवि शास्त्री की अभी पहली किताब आने वाली है, जिसका नाम क्या है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, जो कि जून में रिलीज होगा, इसको भी आप भूलिएगा नहीं। तो रवि शास्त्री हमारे इंडियन कोच भी हैं, ये भी क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मैं आपको मेंशन करूं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, अगर बात की जाएगी तो इसके जो जनरल हैं कौन, कुलदीप सिंह जी, इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है, किसका, एनआईए का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। एनआईए की बात करेंगे तो एनआईए का इस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। साथ में सीआरपीएफ की बात करेंगे तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1939 में हुआ, और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में ही मिलता है, जिसके डीजी कौन है, जनरल कुलदीप सिंह जी, ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। साथ में अगर मैं बात करूं टाटा स्टील के जो सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, नाम क्या, टीवी नरेंद्रन, अभी इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, कहाँ का, तो द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि टाटा स्टील के जो सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन को अभी सीआईआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। साथ में मैं आपको मेंशन करूं कि सीबीडीटी के चेयरमैन, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन अभी टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया है, किसको, तो जेबी महापात्रा को, ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सीबीडीटी का काम क्या है, भारत में जो आप इनकम टैक्स पे करते हो, ये सीबीडीटी ही क्या है, ये नियमों कानूनों को बनाता है इनकम टैक्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं आपको लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। तो लिमिटेड टाइम में अगर आप ज़्यादा सीखते हैं तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। मैं आपको इसमें एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा, बट एमसीक्यूज़ आपको कल से मिलेंगे, क्योंकि एक बार कनेक्टिविटी बनने के बाद भी हम चीज़ों को ही शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल हमें बताएंगे, और एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप क्या इसमें अपडेट चाहते हैं। और मेरी एक विनम्र गुजारिश है आपसे कि आप पूरे सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि धोखे में ना पड़ें, क्योंकि आप इन्हीं सेशंस को हो सकता है कि 2 घंटा 4 घंटा लगाने के बाद देखें, मगर आपको ये कम समय में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सुशांत सर के द्वारा फ्रंट लाइन पे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू योर बेस्ट टू गेट योर बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।